डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस बुक का चैप्टर 6 है एंटी डेरिवेटिव्स और टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन ये हमने आज शुरू करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन टेल्स अस दैट हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग, समथिंग इज़ गैदरिंग। मतलब एकमुलेटिंग का क्या मतलब है कि गैदरिंग, जमा होना किसी चीज़ का। एग्जाम्पल, डाउनलोडिंग अ मूवी और अ लेक्चर और एनी वीडियो। यानी जब आप किसी वीडियो को, किसी मूवी को, किसी लेक्चर को डाउनलोड करते हैं, एक्चुअली आप क्या कर रहे होते हैं, आप डेटा को एकमुलेट कर रहे होते हैं, यानी गैदर कर रहे होते हैं, जमा कर रहे होते हैं डेटा को। ठीक है। डाउनलोडिंग अ वीडियो मीन यू आर एकमुलेटिंग और गैदरिंग डेटा, यानी आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। लेट वी आर एकमुलेट डेटा। फ़र्ज़ करें आपने पहले एक डेटा एकमुलेट किया एक्स और वाई एक्सेस पर। हम इसको दिखाते हैं एज ए ग्राफ कि आपने 0 से 1 तक गए तो आपने इतना डेटा एकमुलेट किया। फिर आपने इस डेटे में थोड़ा सा अगर ज़्यादा एकमुलेशन करनी है, यानी फ़र्ज़ कर लें कि आपने एक वीडियो थी, फिर उसके बाद आपने कोई थोड़ी बड़ी वीडियो है, तो आपका ये दूसरा पहले 0 से 1 था, फिर 1 से 2 दूसरा डेटा एकमुलेट हो गया। यानी यहाँ पर इसकी ये डेटा एकमुलेशन कम है, फिर इसकी ज़्यादा है, फिर इसकी इससे ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर आपने 3 किस्म की वीडियोस को एकमुलेट किया, 3 किस्म के डेटे को एकमुलेट किया। इसको अगर हम ग्राफ की शक्ल में समझें कि अगर हमारे पास इस तरफ डाउनलोडिंग स्पीड हो, उसी जो वीडियो आप डाउनलोड कर रहे हैं या कोई लेक्चर या कोई चीज़, और एक्स एक्सेस पर यानी वाई एक्सेस पर हमने स्पीड ले ली है और एक्स एक्सेस पर टाइम ले लिया है, तो ये जो बनेगा, यानी कि ये जो आपका एरिया बनेगा इस पूरे रीजन में, इसको हम कहेंगे ये डेटा एकमुलेशन को शो करेगा, यानी एकमुलेटेड डेटा को शो करेगा। और एकमुलेटेड डेटा किसके इक्वल है? एरिया एनक्लोज्ड, यानी आपका इस पूरे इसमें रीजन में जो एरिया एनक्लोज है वही आपका डेटा एकमुलेशन को या डेटा गैदरिंग को या डेटा जो आपने इकट्ठा किया है कलेक्शन को शो करता है, एरिया एनक्लोज्ड। अच्छा जी, एरिया एनक्लोज एक्चुअली क्या है? अगर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल, हमने आप लोगों ने ये ग्राफ बहुत पढ़े हुए हैं कि अगर आप वाई एक्सेस पर स्पीड ले लेते हैं और एक्स एक्सेस पर टाइम लेते हैं, तो डेटा एकमुलेशन क्या होगा? अगर आप इस पूरे का एरिया लेते हैं जो कि मतलब एरिया एनक्लोज है, तो वो किसके इक्वल होता है? वो डिस्टेंस के इक्वल होता है। यानी एरिया एनक्लोज बाय दिस ग्राफ, जिसमें एक्स एक्सेस पर आपने टाइम लिया है और वाई एक्सेस पर आपने स्पीड ली है, तो इसका डेटा एकमुलेशन किसके इक्वल हो जाएगा? डिस्टेंस के। सिमिलरली अगर आप एक्स एक्सेस पर डिस्टेंस ले लेते हैं और वाई एक्सेस पर आप फोर्स ले लेते हैं, तो इसका जो डेटा एकमुलेशन है या जो एरिया एनक्लोज होगा इस ग्राफ का, वो एक्चुअली वर्क के इक्वल होगा। ठीक है। सो द डेटा एकमुलेशन इक्वल हो गया आपके पास एरिया एनक्लोज्ड। सो द इंटीग्रल टेल्स अस द एरिया एनक्लोज्ड सो फार। अच्छा, यानी जो इंटीग्रल है, यानी ये जो एरिया इनक्लोज है ना, एक्चुअली ये इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी तक हमने जो 3-4 एग्जांपल्स ऊपर देखी हैं, वो सारे के सारे एरिया इनक्लोज कैसे थे? स्ट्रेट लाइन के अंदर थे। एक्स एक्सिस पर भी एक स्ट्रेट लाइन है और वाई एक्सिस पर भी एक स्ट्रेट लाइन है। इस तरह की इसकी जो वो है, यानी एकमुलेशन जो है, या इस तरह के जो ग्राफ बनाना है या इसको फाइंड करना ईजी है। ठीक है। एज ऑल द अबव केसेस डिस्कस्ड अबव, the area enclosed in straight lines and is easy to find, but it not necessary that all the areas are in the form of enclosed by the straight line। ज़रूरी तो नहीं है कि तमाम आपके पास जो डेटा एकमुलेशन हो वो सारे के सारे स्ट्रेट लाइन में वो हों। तो इसलिए मतलब कोई ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, आप स्पीड और टाइम का ग्राफ लेते हैं, थोड़ा सा यूँ आ जाता है, यानी थोड़ा वो नहीं रहता, स्ट्रेट नहीं रहता एक्स एक्सेस पर वाई एक्सेस पर। तो इसकी जो जनरलाइजेशन है कि वो क्या है कि हम इस तरह के जो हमारे पास जो फंक्शन होंगे उसमें हमारे पास हम एक साइड पर हम कहते हैं कि लेट वाई को हम कहते हैं कि एक्स एक्सेस पर एक्स है, यानी एक्स एक्सेस पर जो टाइम है उसको हम एक्स के हैं अगर, तो वाई एक्सेस पर हम उसको कहते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसमें जब हम एरिया एनक्लोज लेंगे तो एक्चुअली हमारे पास सबसे पहली बात ये है कि ये एक्स और वाई जो हैं एक दूसरे के फंक्शन होने चाहिए, यानी एक्स वाई मस्ट बी द फंक्शन ऑफ एक्स, एक दूसरे पर। यानी फंक्शन का क्या मतलब है कि एक्स और वाई ज़रूर एक दूसरे पर डिपेंडेंट हों। नाउ व्हाट इज़ द एरिया अंडर द कर्व? इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क। अगर आप यानी जब स्ट्रेट लाइन में होता है तो वो तो कोई मसला भी नहीं है कि आप सीधा सीधा एरिया ले लेते हैं कि लेंथ इनटू विड्थ से एरिया आ जाता है। लेकिन जब आपका कर्व्ड हो,
पाथ, तो उस वक्त आपका एरिया लेना जो है वो मुश्किल होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारा ये जो पूरा रीजन होता है एरिया का, फ़र्ज़ करें हम किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गए हैं, ठीक है, हम ये डेटा एकम्युलेशन या हम इस फंक्शन को जो एक्स और वाई के दरमियान है इसको ए और बी के दरमियान एवेल्यूएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि ये रीजन जो है ये तो पूरा एक रेक्टेंगुलर रीजन हो जाएगा और ऊपर एक ट्रायंगल है। तो हमारे पास इस तरह का, अगर हमने अभी सिर्फ दो स्केल बनाए हैं, दो रेक्टेंगल्स बना लिए हैं और एक ट्रायंगल, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल हमने बनाई है इसकी जो विड्थ है फ़र्ज़ कर लेंगे वो डेल्टा एक्स है। तो हमारे पास इसका टोटल एरिया क्या आ जाएगा, एरिया 1 + 2 यानी ये 1 और ये 2, इसको हम एक 1 कह देते हैं रेक्टेंगल और ये दूसरी को 2 कह देते हैं, इसका एरिया हो गया, प्लस शेडेड एरिया। अब जो शेडेड एरिया है वो भी होगा तो तब टोटल एरिया होगा। तो इसका फर्स्ट वाले का क्या होगा, f(x1) यानी ये आपके पास फंक्शन f(x1) होगा और ये f(x2) इंटू डेल्टा एक्स, यानी हमारे पास ये f(x1) इंटू डेल्टा एक्स और f(x2) इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि ये y समझ लें कि ये y जो है f(x) को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डेल्टा एक्स को। तो लेंथ इंटू विड्थ हमारे पास एक एरिया हो गया, f(x1) इंटू डेल्टा एक्स, फिर दूसरा f(x2) इंटू डेल्टा एक्स, ये दूसरे इस रीजन का एरिया हो गया, और प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये जो आपको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये जो आपको शेडेड रीजन दिया गया इसका एरिया। अच्छा, अब इसमें ये है कि हमारे पास फिर ये थोड़ा सा मसला है कि इस ट्रायंगल का एरिया फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये थोड़ा कर्व्ड है, एक ट्रायंगल, ये रेक्टेंगुलर ट्रायंगल जो होती है उसमें कुछ इस तरह का होता है कि ये हमारे पास बिल्कुल ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आती है, कर्व नहीं होती, ये लाइन अब कर्व्ड है, ये यहाँ से तो स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये वाली कर्व्ड है, ये जबकि ट्रायंगल जो होती है उसमें भी कर्व नहीं होती है, बल्कि 3 स्ट्रेट लाइंस होती हैं, उसका एरिया हम ले सकते हैं। अब ये जो कर्व प्लेस है, रीजन है, इसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम अपने इस पूरे रीजन को डिवाइड करेंगे बहुत सारे स्मॉल पैचेस में, यानी ये जो हमने बनाए थे ना ये रेक्टेंगल, अब हम इतनी छोटी छोटी फ़र्ज़ कर लें कि हमने इस एरिया को, ये जो हमारे पास एरिया था दो इनके दरमियान फ़र्ज़ कर लें, ये जो एरिया था इसके हमने इतने छोटे छोटे पैचेस बनाए हैं, इतने छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनाए हैं कि उसमें ये जो चीज़ है, ये जो इंक्रीज़ है ना, ये लाइन जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो थोड़ी सी कर्व्ड है, इसको हमने इतना छोटा विड्थ इसकी बनाई है कि ये ज़्यादा कर्व रहता ही नहीं है, छोटा मतलब सीधा ही हो जाता है, क्योंकि बहुत इसकी विड्थ हमने बहुत कम ले लिया, यानी डेल्टा एक्स को हमने बहुत स्मॉल ले लिए, हमने इसके न्यूमरस वो बना लिए हैं, क्या कहते हैं, एरियाज़ बना लिए हैं। तो हमारे पास अब टोटल एरिया क्या होगा, हम सम अप कर देंगे उन तमाम छोटे छोटे एरियाज़ को जो हमने 1 से n तक लिया, i from 1 to n f(xi) into delta x. Now if the width delta x is made so small that delta x approaches to 0, not equal to 0 but approaches to 0, इसका क्या मतलब होता है कि वेरी स्मॉल, बिल्कुल इतना छोटा है कि 0 के करीब है, तो उस वक्त जब हम लिमिट लगाएंगे एज डेल्टा एक्स गोज़ टू 0 समेशन i from 1 to n f(xi) into delta x, ये आपके पास आ जाएगा, उस पूरे कर्व का एरिया आ जाएगा। अब वो जो कर्व वाली जगह थी ये वाली, इसका भी मसला हल हो गया कि हमने इनको इतना छोटा छोटा बनाया, इतने छोटे छोटे रीजन बनाए हैं, रेक्टेंगल बनाई हैं कि वो कर्व स्पेस तकरीबन ख़त्म ही हो गई है। तो हमारे पास फिर ये टोटल एरिया आ गया विद लिमिट एज डेल्टा एक्स गोज़ टू 0 i from 1 to n f(xi) into डेल्टा एक्स। एरिया अंडर द कर्व हम करते हैं ए एक्स। अब ये हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आ गया है, और ये जो है डेरिवेटिव, अगर आप इसका डेरिवेटिव लें, इस जो आपका एरिया है, तो आपके पास आ जाता है d/dx ऑफ ए एक्स, ठीक है। लिमिट एज डेल्टा एक्स गोज़ टू 0 da/dx, आपके पास क्या आ जाएगा f(x) इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडिंग बाई डेल्टा एक्स, तो ये चीज़ आपके पास रिप्रोड्यूस हो जाएगा f(x), ठीक है। यानी आपने जब एरिया का डेरिवेटिव ले लिया तो वो f(x) से रिप्रोड्यूस हो गया। इसका मतलब ये है कि एरिया का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो फंक्शन रिप्रोड्यूस हो जाएगा वैसा का वैसा। इन शॉर्ट हमारे पास जो इक्वेशन बी है, ये इक्वेशन ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करती है, इस फंक्शन का इंटीग्रल, ठीक है। यानी लिमिट ऑफ ए सम हमारे पास किसके इक्वल है, लिमिट ऑफ ए सम हमारे पास होती है इंटीग्रल के इक्वल, और इसको हम लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ f(x) इंटू डी एक्स विच इज़ इक्वल टू f(x) प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रल, इसको ये जो है ये इंटीग्रल सैम्पल है, और इसका मीन ये कहाँ से आया, ये समेशन से आया है, एक्चुअली ये समेशन को रिप्रेजेंट करता है। द अबव इंटीग्रल इज कॉल्ड द इनडेफिनाइट इंटीग्रल ऑफ f(x) इक्वल्स किसके इक्वल है, f(x) प्लस सी, वेयर सी इज कॉल्ड अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड f(x) इज कॉल्ड द इंटीग्रेंड। अच्छा, इंटीग्रेंड कहते हैं इसको, f(x) एक्चुअली हमारा इंटीग्रेंड है, और ये जो है हमारे पास सिंबल है इसका, क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन का, ठीक है। और सिंबल dx जो है वो हमारे पास क्या है, वो डिफरेंशिएशन ऑपरेशन है,
डिफ्रेंसिएशन ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, डी बाई डी एक्स जैसे हमारा रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक डिफ्रेंसिएशन ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वो ये जो डी एक्स है उसको सर्व एज आइडेंटिटी, यानी कि हमारे पास ये समझ लें कि ये एक डिफ्रेंसिएशन ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एग्जांपल सैम्बल f of t into dt denotes a function of t whose derivative with respect to t is f of t, यानी इसका डेरिवेटिव अगर आप with respect to t ले लेंगे तो वो f of t के इक्वल होगा। मतलब अच्छा, फिर दूसरी एक बात हमारे पास क्या है कि अगर 1 का आप इंटीग्रल लेंगे 1 इंटू डी एक्स, वो आपके पास डी एक्स के इक्वल आ जाएगा, और इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू एक्स। सिमिलरली 1 बाई एक्स स्केयर इंटू डी एक्स, आप उसको यूँ भी लिख सकते हैं डी एक्स बाई एक्स स्केयर। इसी तरह ऑर्डिनरी आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है इज़ यूजुअली ओमिटेड, यानी इसके साथ जब हम इसको हल कर लेते हैं ना इंटीग्रेशन को, तो हमारे पास एक कांस्टेंट ज़रूर होना चाहिए, लेकिन बाज़ केसेस में हम उसको लिखते नहीं हैं, उसको मतलब ओमिटेड होता है, ठीक है, इन प्रैक्टिस, बिकॉज इट इज़ अंडरस्टूड टू बी देयर, यानी ये अंडरस्टूड है कि उधर एक कांस्टेंट था, अगर लिखा हुआ भी खैर है, ना लिखा हुआ भी खैर है। If we differentiate an antiderivative of f of x, we obtain f of x back again, यानी अगर आपने इंटीग्रल का डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है, f of x d by dx of f of x into dx will be equal to f of x, यानी वो वापस रिप्रोड्यूस हो गया। इसका मतलब है, इसीलिए हम इसको कहते हैं एंटी डेरिवेटिव, यानी ये हमारा जो इंटीग्रल है इस चीज़ को हम इसलिए एंटी डेरिवेटिव, शुरू में जो हमने चैप्टर का नाम पढ़ा था ना, अगर आपको याद हो, चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास था ना एंटी डेरिवेटिव्स, यानी ये डेरिवेटिव, इसका दोबारा जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये फंक्शन रिप्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, थ्योरम अब क्या है, कुछ थ्योरम है जो विदाउट प्रूफ आपको बता रहे हैं कि c इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा c बाहर आ जाएगा और इंटू एफ ऑफ एक्स। सिमिलरली एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ सम इज़ द सम ऑफ द एंटी डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव, एक्चुअली इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स। एंड सिमिलरली एंटी डेरिवेटिव फॉर द डिफरेंस भी इसी तरह होगा कि इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रल ऑफ स्पेशल फंक्शन, देयर आर 39 स्पेशल फंक्शन and their integrals are given in your calculus book on page number 291 to 293, इधर आपको दिए गए हैं। अब आपकी उसके लिए आसानी के लिए ये मैं इसकी पिक्चर बना के आपको भेज दूँगी, जिन लोगों के पास बुक नहीं है अवेलेबल तो उनके लिए मैं ये पिक्चर इनकी तमाम डेरिवेटिव्स की बनाकर भेज दूँगी। अच्छा, इसमें एक बात और कर लें नोट कि एक्स की पावर n इंटू डी एक्स जो है वो आपके पास इक्वल हो जाएगा एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइडिंग बाई n प्लस 1 प्लस c। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो, अगर एक फंक्शन f1 है दूसरा फंक्शन f2 है और उसका आपने इंटीग्रल लेना हो या एंटी डेरिवेटिव लेना हो तो विल बी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो तो उस वक्त हम इनका ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं बिफोर स्टार्ट टू एक्सरसाइज 6.1। कुछ एग्जांपल हैं जो मैं सॉल्व कर देती हूँ, आप इनको देख लें। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। अंडर रूट एक्स का क्या मतलब है कि एक्स की पावर हाफ इंटू डी एक्स। तो मैंने आपको अभी एक जो स्टैंडर्ड फार्मूला बताया है इंटीग्रल के लिए कि अगर एक्स की पावर एन टू डी एक्स हो तो आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइडिंग बाई एन प्लस 1। तो यहाँ पर एक्स की पावर हाफ है तो ये आ जाएगा एक्स की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडिंग बाई हाफ प्लस 1, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 3/2 डिवाइडिंग बाई 3/2 प्लस सी यानी कॉन्स्टेंट। तो ये 2 आपका ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 डिवाइडिंग बाई 3 प्लस सी। सिमिलरली एग्जाम्पल सेकंड, फिर हमारे पास 2 है, उसमें क्या है डी एक्स डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर प्लस 25 नाउ बाय यूजिंग दी फार्मूला। अच्छा, अभी जो मैंने आपको बताया ना कि 39 फंक्शंस के फार्मूले उधर हैं आपकी बुक में, तो वो मैंने आपको उसकी कॉपी भेज दूँगी, लेकिन उसमें अब डायरेक्ट हमने यहाँ पर पुट करने हैं कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल हो डी एक्स डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल होता है 1/a इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/a। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी डी एक्स बाई ये एक्स स्क्वायर प्लस 25 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये हमारे पास वही फार्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे 1/a, ए हमारे पास 5 हो गया इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/a। x/a हमारे पास हो जाएगा x डिवाइडिंग बाई 5। एग्जाम्पल 3,
इसमें है आपके पास इंटीग्रल ऑफ कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा जी, कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन। ये एक आइडेंटिटी है, इधर मैंने इसको पुट कर दिया कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसको हम लिखेंगे कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स इक्वल हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। नाउ बाय यूजिंग दी फार्मूला, अब एक फार्मूला है कि कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल होता है कोटेंजेंट एक्स इंटू माइनस कोटेंजेंट एक्स इंटू डी एक्स। तो हमारे पास जो शुरू में था कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, उसको हमने किया कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का हमारे पास आ गया कोटेंजेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स, और वन इंटू डी एक्स का आ गया माइनस एक्स और प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, अभी हमारे पास है एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 है हमारे पास अंडर रूट वन माइनस काज ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। नाउ बाय यूजिंग दी आइडेंटिटी, ये हाफ एंगल जिसको हम हाफ एंगल आइडेंटिटी कहते हैं ना, ये हाफ एंगल वाली जो आइडेंटिटीज़ आपने पढ़ी हैं, तो काज ऑफ एक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो हमने वन माइनस काज ऑफ एक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हमारे पास 1 माइनस काज ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा इंटू डी एक्स 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। तो ये अंडर रूट 2 बाहर ले लिया मैंने, अंदर हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स जब अंडर रूट से निकालेंगे बाहर तो साइन ऑफ एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अच्छा, हम जानते हैं कि साइन ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो माइनस काज एक्स है, तो लिहाजा इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट साइन ऑफ एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट इंटू काज ऑफ एक्स बाई 2 इंटू 1 ओवर डी बाई 1 ओवर डिफरेंशियल ऑफ एक्स बाई 2, जो 1 बाई 2 के इक्वल होगा। तो ये 2 फिर ऊपर आ जाएगा हमारे न्यूमरेटर में, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2 काज ऑफ एक्स बाई 2। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा प्लस सी। सी यानी कॉन्स्टेंट ज़रूर बस लिखें या ना लिखें, लेकिन लिख लें तो अच्छी बात है। माइनस 2 अंडर रूट 2 इंटू काज ऑफ एक्स बाई 2 प्लस सी। स्टॉप।